नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। सुबह सवेरे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार बिहान। हर रोज़ की तरह आज भी हम उपस्थित हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है बिहार बिहान। और आज का जो दिन है वो बहुत ख़ास है, बहुत ज़रूरी है आपके, हमारे, हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि जिस भाषा से हम आपसे जुड़ते हैं, हर रोज़ जुड़ते हैं, हर बार जुड़ते हैं, वो भाषा हिंदी है। और आज हिंदी दिवस है और आज से ही हिंदी पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है, या यूँ कहें तो हम हिंदी को ये पूरा का पूरा माह जो है वो डेडिकेट करते हैं। तो आपको बता दूं कि हिंदी जो है वो चीनी, स्पेनिश और अंग्रेज़ी के बाद बोले जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है दुनिया में, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। और अपने इस धरोहर को और अपनी इस संस्कृति को, इस विरासत को हमें ऐसे ही बचाकर और संजो कर रखना है। इस कार्यक्रम में आज हम हिंदी दिवस पर ही बात करने वाले हैं और एक लंबी बात करेंगे जिसमें हम हिंदी को अकादमिक नज़रिए से भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही उसे उसके व्यावसायिक पक्ष के हिसाब से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दूं कि आज हिंदी के साथ अंग्रेज़ी के कुछ शब्द जो हैं वो अनमने ढंग से अगर बीच बीच में अगर आ जाते हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोशिश लेकिन हमारी यही रहेगी कि आज हम पूरा का पूरा दिन जो है वो हिंदी को समर्पित करें। हालांकि हिंदी को पूरा दिन समर्पित करने से हिंदी का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। हिंदी को हर रोज़ शामिल करना होगा अपने हृदय में, तब जाकर हिंदी हमारी प्यारी हिंदी बनेगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपका परिचय उनसे कराते हैं जिन्होंने हिंदी में लंबा समय दिया है, लंबा काम किया है और इतना लंबा काम किया है कि बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी उनकी लिखी हुई चीज़ें आपने राहे बगाहे कभी पढ़ी भी होंगी। और हो सकता है कि कई सारे ऐसे लोग अभी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे होंगे जो उनसे पढ़ भी चुके होंगे। तो आइए हम आपका परिचय उनसे कराते हैं जो बेहद ख़ास हैं और हिंदी पर अपनी ख़ास पकड़ रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कलानाथ मिश्र जी, जो विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग एएन कॉलेज में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, हिंदी दिवस पर मुझे लगता है कि आपसे अच्छी बातचीत मुझे लगता है कि किसी और से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है पठन और पाठन में। अगर हम बात हिंदी की करें तो हिंदी की इस पूरी विकास यात्रा को आप कैसे देखते हैं और आप खुद से भी इसको कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि आप भी जब छात्र जीवन में रहे होंगे तब से लेकर के आपने अभी तक हिंदी को पढ़ा है, पढ़ाया है, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। कैसी रही है ये पूरी यात्रा आपकी? बहुत ही सुखद यात्रा रही। मुझे तो रोटी भी हिंदी नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता के पूर्व देखिए, महात्मा गांधी गुजरात से आते थे, लेकिन महात्मा गांधी को देश को आज़ाद करना उनके सामने लक्ष्य था। और उन्होंने एक संपर्क भाषा चुनना चाहा कि कौन सी वो भाषा हो सकती है जो संपूर्ण देश में वो अपना संदेश दे सकते हैं। आप जानती हैं, भारत बहुभाषी देश है और हमारी विभिन्न संस्कृतियां हैं और वही हमारी खासियत भी है, वही हमारी विशेषता है। लेकिन महात्मा गांधी ने हिंदी को आखिर क्यों चुना? इसलिए चुना कि उस समय भी हिंदी जो है संपूर्ण देश के लोगों के लिए परिचित भाषा थी और हिंदी में वो संदेश दे करके संपूर्ण देश में एक जागृति का जो संचार करना चाहते थे स्वतंत्रता के लिए, उसमें गांधी जी सफल हुए। एक चीज़ और मैं बताऊं कि स्वतंत्रता के बाद 47 में नेहरू जी के आने के बाद, नेहरू जी ने जब एशियाटिक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आरंभ किया तो उन्होंने गांधी से कहा कि इसमें आइए। तो गांधी जी उस समय बिहार आ गए थे और बिहार में काम कर रहे थे गरीबों के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ, अभी कैसे आऊँ। माउंटबेटन के भी आग्रह पर गांधी जी गए वहाँ और उन्होंने वहाँ अपनी जो पहला जो उनका भाषण था वो हिंदी में उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ विश्व के लोग हैं, मैं हिंदी में चूँकि इसलिए बोल रहा हूँ, और यह कहते हुए मैं क्षमा भी नहीं मांगना चाहता हूँ कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे देश की यह थाती है, मेरे देश की राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है। तो ये समझ लीजिए, बाद में राजनीतिक कारणों से जो राजभाषा वाली जो बात आई वो आई है, नहीं तो आज भी मैं बता रहा हूँ, यदि किसी मुहर की मुहताज आप न रखें हिंदी को, हिंदी लोगों के जनमन की भाषा है, लोगों के हृदय में समाहित है।
सभी भाषाओं का सम्मान है, यहाँ मैं कह दूँ। बहुत लोग राजनीति करते हैं, लेकिन भाषा से भाषा का विरोध नहीं होता है। हिंदी का विरोध न तो तमिल से है, न कन्नड़ से है, किसी भी भाषा से। सभी भाषा अच्छे हैं, हमारी संस्कृति को लेके चलते हैं, बल्कि उधर तो प्रभाव कम पड़ा, तो उसकी वजह से हमारी संस्कृतियाँ दक्षिण में बची हुई हैं। जी। और वहाँ के लोग भी आज देखें कि वैश्विक पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जब वो देखते हैं तो हिंदी का प्रयोग करते हैं। ये केवल मैं मानता हूँ राजनीतिक मुद्दा है, नहीं तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन चुकी है। जी, जी। मेरी जो यात्रा हिंदी के संबंध में रही है, तो मैंने हिंदी को कुछ नहीं दिया है। जो कुछ भी मिला मुझे वो हिंदी से मिला, वो भाषा नहीं दी है, इस मिट्टी पानी की भाषा से। अब देखिए मातृभाषा, अभी आप देखें कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा का विशेष प्रयोग किया जा रहा है। और जो मिट्टी पानी की भाषा होती है उसमें नए विचार आपके भीतर आते हैं, परिवेशगत जागरूकता आप में होती है। यदि आपके भीतर नए विचार नहीं आएंगे, परिवेशगत जागरूकता आप में नहीं आएगी, तो वो भाषा आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को संपूर्ण रूप से संप्रेषित नहीं कर पाएगा। और दूसरा, वे शब्द जो बनते हैं वो मिट्टी से बनते हैं यहाँ के। अब हिंदी में की उदारता आप देख लीजिए कि हिंदी ने तो सभी शब्दों को अपनाया। हमारे यहाँ तो हम लोग पढ़ाते भी हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ये सारे शब्द आप देखेंगे, कई ऐसे पुर्तगाली शब्द हैं, डच के शब्द हैं, फ्रेंच के शब्द हैं, तो ये सारे शब्द हिंदी में समाहित हैं। और आज 15 लाख से ऊपर, 17 लाख से ऊपर शब्द हिंदी का है। और आज हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अवतरित हो गई है। और हिंदी को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हिंदी स्वयं आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी, इसके बिना किसी के पास कोई चारा नहीं है। जी, चूँकि सर अभी जैसा आप कह रहे थे, जन जन की भाषा है हिंदी, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा की जो लड़ाई जो है ये निरंतर चली आई है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो ये है कि अभी हिंदी के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी के सामने हैं और जिसे हमें और हम सबको मिलकर के जिसका सामना करना है? देखिए, ये चुनौती आज की दी हुई नहीं है। डिजिटलाइजेशन जो कह रहे हैं, तकनीकी जो कंप्यूटर का क्षेत्र है वो उसमें विस्तार हो रहा है। जब पहली बार भारत में कंप्यूटर आयात हुआ तो उसमें जो एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कहा जाता है तकनीक में, वो हिंदी नहीं था, उसमें टाइम्स रोमन फ़ॉन्ट था। तो एक साजिश के तहत सब बात हो रही थी। आपको कई बार बताऊं कि लोग हिंदी को रोमन में लिख के हिंदी को कमज़ोर करना चाहते हैं। एक बड़ी बात मुझे जो मेरी अपनी चिंतन है, मैं यह मानता हूं कि किसी देश की संस्कृति को मारना हो तो उसकी भाषा को मार दीजिए, और उस देश की भाषा को मारना हो तो उसकी लिपि को मार दीजिए। तो ये भी साजिश चली, इसलिए कि देखिए हम लोग कुछ दिन कॉलोनी रहे हैं, गुलाम रहे हैं। प्रेमचंद ने एक जगह बात अच्छा कहा है कि तोता जो पालता है ना, जिसके घर में वो पलता है, उसकी भाषा सीख जाता है। तो मालिक की भाषा सीख जाता है तोता। बंगाली घर में है तो बंगला सीखता है, तमिल के घर में है तो तमिल सीखता है, हिंदी वाले घर में। तो ये जो है, तो हम लोग उसी तोते की तरह ना एक ऐसे में ढल गए हैं कि अंग्रेजी से विरोध नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा को भाषा से विरोध नहीं होता है। किसी भी भाषा का किसी भाषा से बहने हैं, उनमें विरोध नहीं है। हाँ, हमारे भीतर जो एक दमित भावना है, जो अंग्रेजियत की भावना है, जो गुलामी की भावना है, वो समस्या खड़ी कर रही है। और आज यूनिकोड का आविष्कार हो गया है, जो भी चीज़ें आई हैं, नए नए मोबाइल आ गए हैं, बच्चे चूँकि वो अंग्रेजी जानते हैं ठीक से, न हिंदी जानते हैं ठीक से, समस्या यहाँ खड़ी होती है। अब वो लिखेंगे क्या? इंग्लिश शब्द एक ले आया है उन लोगों ने, तो वो अंग्रेजी हिंदी मिला करके करते हैं, क्योंकि उनको न तो अंग्रेजी का ज्ञान है न हिंदी का ज्ञान है। और एक मन में जो बातें हैं कि साहब ज्ञान की भाषा, हम यदि पढ़े लिखे हैं तो आप सिनेमा देखिएगा शुरुआती दौर के, अब नहीं, अब तो बदल गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि किसी को यह बताना होता था कि यह आदमी पढ़ा लिखा है, तो उसके मुंह से कुछ अंग्रेजी बुलवा देते थे। ये सिनेमा में आप देखेंगे, ये सभी भी, मैं इसको भी साजिश मानता हूँ, लेकिन ये एक समय था। आज वो समय नहीं है, आज समय बदल गया है। आपके देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, जब विदेश मंत्री और गृह मंत्री जब बाहर जाते हैं, तो वो हिंदी बोलते हैं और देश सुनता है, विश्व सुनता है। जी सर, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब आप, जैसा कि अभी आप कह भी रहे थे कि बौद्धिक दिखने की जब बात होगी,
तो बात होती है कि अगर आप चंद अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल देते हैं या कुछ आप वाक्य बोल देते हैं तो आप एलीट लगने लगते हैं, बौद्धिक लगने लगते हैं। लेकिन जैसा अभी आप युवा पीढ़ी की भी चर्चा कर रहे थे, क्या युवा पीढ़ी वो उचित सम्मान हिंदी को दे रही है आज के समय में? चूंकि आप पठन पाठन के कार्य से लगातार जुड़े रहे हैं तो आप शायद इस बारे में बेहतर हमें एक समझ दे पाएंगे। तो एक उचित सम्मान जो हिंदी को मिलना चाहिए युवाओं के द्वारा, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा हैं भारत में, नंबर में बहुत बड़े हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर भी एक दबाव होना चाहिए कि वो अपनी भाषा को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं या कितना उसको सम्मान देते हैं। कोई दबाव नहीं है। बच्चे जो हैं आज, युवा पीढ़ी हिंदी से बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ, उनकी हिंदी की जो शब्द हैं वो सब परिनिष्ठित नहीं होते हैं उस रूप में। लोक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उसमें होता है। दो तरह की भाषा होती है, एक तो कार्यालय की अलग भाषा होगी, एक साहित्य की अलग भाषा होती है, पढ़े लिखों की अलग भाषा होती है, जो हमारे यहाँ ठेला पर सब्जी बेचते हैं उनकी भी भाषा अलग होती है। तो सभी भाषा ही हैं, सभी हिंदी ही है। हम बहुत उसमें एक जलरोधी कक्ष नहीं बना सकते हैं। उनके अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम उन्हें चाहिए। अब रेणु ने उपन्यास लिखा मैला आंचल, बिल्कुल, तो अब देखें रेणु में कैसी, उसको हमने कहा कि आंचलिकता है, जी। तो उन्होंने जो जिस भाषा का प्रयोग किया है वो वही भाषा है जो लोक भाषा है, गांव में जन जन लोग बोल रहे हैं, वो हिंदी ही है। या फिर रामचरितमानस को हम लेते हैं, अवधि है उसमें मूल रूप से, लेकिन क्या है, हिंदी का ही एक रूप के रूप में वो आज है। तो भोजपुरी के लिए इतनी बातें हो रही हैं, मैथिली के लिए इतनी बातें हो रही हैं, बहुत सारे आंचलिक भाषाएं हैं, लेकिन उस रूप में युवा पीढ़ी जो है हिंदी को बहुत स्वीकार करता है। हाँ, उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, और चूंकि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो लोग आप स्नातक कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी में आज संख्या इतनी बढ़ गई है छात्रों की तो मुझे बैठाने का जगह नहीं रहता। तो ये तो हिंदी के, मैं तो इस रूप से देखता हूँ। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, आज ये मेरा विचार है, और जयंती प्रसाद नौटियाल में इस पर 11 में शोध भी किया था। उसी समय उन्होंने कह दिया था कि दूसरी भाषा चीन के बाद हिंदी है। आज विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा 1 नंबर पर हिंदी है, 4 नंबर पर नहीं है। बहुत पुराना डेटा है। आज 1 नंबर पर हिंदी है। चीन में क्या है कि चीन में ये गणना करके पूछते नहीं है कि तुम्हारी वो अपनी एक भाषा है, राष्ट्रभाषा जो उनकी है, वो मान लिया सबको कि हाँ सबकी भाषा है। तो आज तो भारत जनसंख्या में सबसे अधिक है, और सारे लोग, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए उसमें से, यदि वहाँ के जो है सो 25% को, 2-4-10% को आप छोड़ दीजिए, तब भी 90% लोग, 95% लोग जो बोल रहे हैं वही देश की भाषा होती है, वही राष्ट्रभाषा है। और विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां हिंदी की एक पत्रिका प्रकाशित नहीं हो रही हो, जहां हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही हो। इसलिए आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। भारत जितना सशक्त होगा ना, उसकी भाषा उतनी सशक्त होगी, और राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश गूंगा होता है। इसीलिए भारत की सशक्त होने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच में भी एक लड़ाई लगातार चलती है। ये कैसे अपना संबंध एक दूसरे से बेहतर कर सकते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं, हम ये समझना चाहते हैं। आप देखिए, मैं भाई बहन में लड़ाइयाँ होती हैं, कभी देखा आपने? संबंध तो नहीं टूट गया, भाई तो नहीं टूट जाते हैं। ये देखिए, भाषा, मैंने पहले ही कहा, भाषा में कोई लड़ाई नहीं है, ये राजनीति की लड़ाई है। आप देखिए, जनता को कोई दूसरा मुद्दा नहीं दे पाइएगा, आप उनके लिए कुछ खास काम नहीं कर पाइएगा, तो उनको जाति के नाम पर लड़ाइएगा, उनको भाषा के नाम पर लड़ाइएगा, यही तो चल रहा है। विरोध कहाँ है लोगों को? आप देखें ना, एक से एक दक्षिण भारतीयों को आप देखें, जब वो हिंदी बोलने लगते हैं तो साहब आप उत्तर भारतीय शर्माएंगे उनके सामने, इतनी अच्छी, इतनी परिनिष्ठित। आप अपने यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को भी देखिए जो दक्षिण भारत से आते हैं, क्या बोल रहे हैं। आप दक्षिण भारत जाके देखिए, वहाँ के शहरों में देखिए, एक लोगों में फैलाया जा रहा है यह, और वो राजनीति के चलते, वोट के चलते। भाषा से भाषा का विरोध नहीं है, बड़ी समृद्ध, बहुत पुरानी भाषा है तमिल भी जी। और तेलुगु, कन्नड़, ये उन भाषाओं में भी जो ज्ञान है, वह ज्ञान, उसका अपना महत्व है, वह ज्ञान हमें भी लेना चाहिए। मुझे भी तमिल में बहुत अभिरुचि है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत बंगला में बोल लेता हूँ, हाँ, और यहाँ की भाषाएं थोड़ी बहुत संस्कृत समझ लेता हूँ। और मुझे एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि उनकी भाषाओं में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता है।
तो शुरू में जो ये एक धारणा चली कि तत्सम युक्त हिंदी जो है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का बहुल है, संस्कृत निष्ठ हिंदी, तो उस हिंदी में उनको सुविधा होती है जो हमारे दक्षिण भारतीय लोग हैं। और बाद में कुछ उर्दू के भी शब्द हमारे भीतर आए। उर्दू बिल्कुल जो हिंदुस्तानी भाषा की बात हुई जिसमें उर्दू बहुल था, तो हम तो आज देखें कि बहुत साम्य है। तन्नी कहते हैं पानी को, उसमें तन्नी में हम लोग जल कहते हैं, पानी कहते हैं। तो थोड़े बहुत शब्दों का अंतर, शब्द तो क्षेत्रीयता को लेके चलते हैं, शब्द की विशालता। इसीलिए हमारे भाषा से भाषा के बीच कोई विभेद नहीं है। जो विभेद है वह मात्र राजनीतिक है, बस इसको मान लें। सर, हिंदी के प्रचार प्रसार की जब बात होती है तो चूंकि अभी डिजिटल युग जो है वो आ गया है, ऐसे में आप हिंदी की स्थिति को कहाँ देखते हैं और कैसे हिंदी बढ़ रही है या घट रही है, या उसमें और क्या बदलाव आप देख रहे हैं? इस पर आप क्या बहुत मजबूत हुई है हिंदी। हिंदी बहुत मजबूत हुई है, सशक्त हुई है। मैं जो है तमस का यशगान करने के लिए नहीं हूँ। ये मजबूत इसलिए हुई है कि आज आप देखें कि व्यापार की यदि भाषा बनेगी तो उनकी ज़रूरत होगी हिंदी। आप विज्ञापन देखें, डिजिटल की बात कर रहे हैं, ढूंढते रह जाओगे, चिपके रहना, हाँ, ललिता जी, ये सारे विज्ञापन इतने प्रसिद्ध हुए और सब शुरू किए थे। अब देखिए कई चैनल्स, जो टेलीविज़न चैनल अंग्रेजी में आए, शुरू में खूब तामझाम से आए अंग्रेजी में, लेकिन देखिए सब हिंदी में बाद में आ गए। क्यों आ गए? जनता की पसंद है, जनता चाह रही है, या तो हिंदी में आए या फिर भारतीय भाषाओं में आए। ये बड़ी बात है। हमारी चीज़ है कि उसमें भारतीय अस्मिता का बोध होता है भारतीय भाषाओं में, इसलिए उस भाषा का बढ़ना आवश्यक है। हिंदी उसके साथ ही बढ़ती है, हिंदी का विभेद नहीं है कहीं। हिंदी मजबूत हुई है बिल्कुल। और अंग्रेजी के बढ़ते हुए दबाव से आप हिंदी नहीं, अंग्रेजी का दबाव नहीं है। ये देखिए लोग कह रहे हैं अंग्रेजी का दबाव, वो जब ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय की बात छोड़ दीजिए। वो मैंने पहले ही कहा कि मालिक की भाषा जो होती है उसको लोग जानते हैं, वो छोड़ दीजिए। अंग्रेजी अपने आप में एक अच्छी भाषा है। शेक्सपियर ने जो लिखा आपको ही पढ़ना चाहिए, वो भाषा है। लेकिन अंग्रेजियत का बोध जो है आपके भीतर कि यही हम होंगे तो फिर हम जो है पढ़े लिखे कहलाएंगे, ये भ्रम है। ये तो आपकी कमी है ना, कि आप समझते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, यावच्च शोभते मूर्खा जावत किंचिन न भाषते। जो जब तक नहीं बोलते हैं आपकी मूर्खता। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अशुद्ध अंग्रेजी बोल बोल करके लोग जो हैं उनको शुद्ध, तो मुझे तो दुख होता है ना। हिंदी अच्छी बोल सकते हैं आप, भाषा जरूर सीखिए। भाषा आपका संस्कार है। भाषा के बिना आपका व्यक्तित्व जो है वो आधी अधूरी व्यक्तित्व रह जाता है। आप थोड़ी अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में सीखिए, अंग्रेजियत से बचिए। अंग्रेजी से बचने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी तो जो जानते हैं जाने, उसमें भी कविताएं बड़ी अच्छी हैं, कहानियाँ बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छा। हम लोग उसका अनुवाद भी करते हैं। और एक तो यह तो संस्कृति का अंतर है, वो चलेगा। लेकिन अब इस पर चूंकि समय कम रहता है आपके यहाँ, तो ये जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, ये सारे प्रश्न हैं, इस पर अलग अलग संभाषण, अलग अलग लेक्चर्स हो सकते हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न रचना जी आप कर रही हैं। और ये मैं स्पष्ट कर दूं, अंग्रेजी से विरोध नहीं है। पहली बात, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी ठीक है। लेकिन अब आप इतनी अच्छी हैं देखने सुनने में, और कोई वैसाखी लगा दे, किसी का टांग वैसाखी, तो वो अच्छा लगता है क्या? हिंदी के टांग तोड़कर उसमें अंग्रेजी की बैसाखी, अंग्रेजी का टांग तोड़कर उसमें हिंदी की बैसाखी लगा रहे हैं आप। तो ये तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। हाँ, उनको तंदुरुस्त रखें, उनको अपने रूप में चलने दें, बहने दें, सरिता की तरह बहने दें उन्हें। सर, अब कुछ छोटे सवाल और उसके बिल्कुल छोटे छोटे जवाब आपसे चाहूंगी। आप जितनी जल्दी ख़त्म कर सके यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। 5 ऐसे कवि जिन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए हम सभी को। देखिए, मैं तो कविता का जो अर्थ समझता हूँ उसमें महादेवी वर्मा को इन लोगों को पढ़ना चाहिए, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना चाहिए, निराला को पढ़ना चाहिए, और फिर मुक्तिबोध को पढ़िए। और भी बहुत लोग आज लिख रहे हैं, अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इन सबों को पढ़िएगा तो एक भीतर की जागृति आप में जो है वो आएगी, समाज को समझने का वो चीज़ें आएंगी आपके पास। सर, 5 ऐसे लेखक या साहित्यकार जिनकी रचनाएं पढ़ी जानी चाहिए। दिनकर जी को पढ़िए, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़िए, पढ़ना आवश्यक है। दिनकर जी को पढ़िए, राजा राधिकानंद प्रसाद सिंह को पढ़िए, शिवपूजन सहाय जी को पढ़िए, नरेंद्र कोहली को पढ़िए, प्रेमचंद तो हैं ही, उनको पढ़िए, चित्रा मुदगल हैं, ममता कालिया हैं, सारे लोग, उषा किरण खां हमारे बिहार की हैं, उनको पढ़िए। इन सबों को पढ़ने से आपको एक संपूर्ण चित्र जो है आएगा। दूसरी बात है कि आपकी भाषा समृद्ध होगी। जी। सर, हिंदी साहित्य की कोई ऐसी 5 रचनाएं ज़रूर बताइए जिन्हें पढ़ना चाहिए किसी भी आमजन को।
नहीं, 5 रचनाएं में कई रचनाएं हैं। जैसे मैंने संस्कृति के 4 अध्याय की बात अभी की आपने, हमने कहा पूत अनोखो जायो विवेकानंद पर है, हाँ, वो जरूर पढ़ना चाहिए लोगों को। भगवती शरण मिश्र की बहुत महासमर वगैरह जो रचनाएं हैं वो पढ़ना चाहिए लोगों को। रेणु की जो रचना है मैला आंचल, आप पढ़िए, बिहारीपन को आप उसमें से जान पाएंगे और आंचलिकता को जान पाएंगे। ये सारे लोग महत्वपूर्ण हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए। आज और भी कई रचनाकार, यह नहीं ये तो समय के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, नए नए रचनाकार बहुत आ रहे हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। अब जब जाएंगे आप किताबों की दुकान में, उस तरह का कोई हो, वहाँ आप जाएँ, पुस्तकालयों से जुड़िए। हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी था, अब तो उसमें बहुत दिनों से बहुत नई किताबें नहीं आई हैं, ये दुख की बात है। लेकिन आए तो उससे जुड़ना चाहिए, वहाँ जाके देखिए और पढ़िए। उससे अपना एक आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भाषा का संस्कार आपके भीतर जो है वो बढ़ता है। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उसी माध्यम से संभव है। सर, आपके पसंदीदा लेखक? मैं अभी रामदरस मिश्र 100 वर्ष के हुए हैं, आजकल मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। अच्छा। रामदरस मिश्र के गज़लें, उनके उपन्यास, उनके लेख मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप वही पढ़ रहे हैं आज? मैं वही पढ़ रहा हूँ आजकल, रामदरस मिश्र को पढ़ रहा हूँ। और बड़ी हर्ष का विषय है कि एक रचनाकार जो 100 वर्ष पूरा करके 101 वर्ष में प्रवेश किया है, तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और उनको आजकल पढ़ रहा हूँ। वैसे मैं बहुत रचनाकारों को पढ़ता रहता हूँ। मुझे बंगाल में लिखी हुई आशा पूर्णा देवी की प्रथम प्रतिश्रुति जो किताब थी, वो सब किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो एक संपूर्ण देश की भाषा और संस्कृति से रूबरू होने का जो अवसर मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है, और जो इन्हीं किताबों से मिलता है। सर, हिंदी दिवस पर आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने कुछ ऐसे टास्क भी उन्हें दिए जो उन्हें जाकर जरूर पूरे करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। 2-4 लाइन जरूर लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मन की भावना, डायरी ही लिखिए, कुछ भी लिखिए जो मन में है। कविताएं मन में हो, अब ये मत देखिए कि ये कविता टूटी फूटी हो या जैसी भी हो, आप जरूर लिखें। अभिव्यक्त करने से आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, ये आवश्यक है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रचना जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। संपूर्ण देशवासियों को, सबको आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक हम हिंदी दिवस पर लगातार बात कर रहे थे और उसके अकादमिक पक्ष पर बात कर रहे थे, हिंदी के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हिंदी को उसके व्यावसायिक पक्ष के हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ भी हिंदी में क्या कुछ समय के साथ बदला है और क्या बड़े बदलाव जो हैं वो आने वाले समय में होते हुए नजर आ सकते हैं। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार कमलेश जी, जो कि पत्रकार होने के साथ साथ कथाकार भी हैं। और आपको बता दूं कि एक लंबा अनुभव उनका रहा है हिंदी पत्रकारिता में और उसमें उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के साथ कहानियों में भी लंबा काम किया है और बड़ी खूब कहानियां लिखी हैं और हर रोज हिंदी को लिखा है। एक पत्रकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हर रोज लिखता है और वो व्यक्ति हैं जो हर रोज हिंदी को लिखते आ रहे हैं, हिंदी में सोचते आ रहे हैं और हिंदी पर लगातार बात करते आ रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं पत्रकार कमलेश जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार सर। कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे अकादमिक पक्ष की। अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो उसमें आप हिंदी को कैसे देखते हैं? कितनी बदली है हिंदी? जब से आपने अपने करियर की शुरुआत की तब से लेकर के अब तक में हिंदी में क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, हिंदी के अखबारों ने हिंदी को बहुत बदला। मतलब आप, अगर मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊं, 1990 से पहले के हिंदी अखबार देखें और 1990 के बाद के हिंदी के अखबार देखें तो आपको भाषा में अंतर दिखाई पड़ेगा। अक्सर पहले हम लोग एक ये करते थे कि जो अंग्रेजी की भाषाएं आती थी वो हम लोग सीधे ले लिया करते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हिंदी में जो यशस्वी संपादक हुए, जो अच्छे संपादक हुए, उन्होंने तय किया कि इसके लिए कुछ अच्छे शब्द गढ़े जाएं, बनाए जाएं। अब आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हूबहू ले लेते थे। जैसे राजनीतिक दलों में जो अपना पूरा जीवन दे देते हैं, उनके लिए एक शब्द होता था होल टाइमर जी। इसको सेम, मतलब पूरी तरह से उसी तरह हम हिंदी अखबारों में ले लेते थे। प्रभाष जोशी जी जब जनसत्ता के संपादक हुए तो उन्होंने इसके लिए एक शब्द गढ़ा, पूरा वक्ती। अच्छा, कितना प्यारा शब्द है। बिल्कुल। और ये शब्द इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में होल टाइमर शब्द हट ही गया हिंदी के अखबारों से। इसी तरह एक और शब्द था
पहले आपको याद होगा जब आप भी पढ़ती थी स्कूलों में या हम लोग भी स्कूलों में बच्चे थे, तो एक प्रतियोगिता होती थी, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन जी। बच्चों को बुलाया जाता था और कहा जाता था कि आप चित्र बनाए बैठ के वहीं। और हिंदी के अखबारों में इस प्रतियोगिता का नाम इसी तरह छपता था। अच्छा। बिहार के कुछ पत्रकारों ने तय किया कि हम इसके लिए एक हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं भी उस अभियान में शामिल था जी। तो हम लोगों ने पहले उसका नाम रखा बैठो और चित्र बनाओ। अच्छा। लेकिन ये बहुत चला नहीं। अंत में हम लोगों ने एक तय किया, उसके लिए एक नाम सोचा, स्थल चित्रांकन प्रतियोगिता। बहुत खूबसूरत। और आप जान लीजिए कि बाद में इस प्रतियोगिता के आयोजकों ने भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। ये सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन प्रचलन से ही हट गया जी। तो हिंदी अखबारों ने हिंदी को समृद्ध किया, नए शब्द गढ़े, नई भाषा गढ़ी और आम बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग कर दिया। वो भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं ना कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और फिर हमसे भी बड़ा बनता हुआ तू दिख। जी जी जी। तो हम अखबारों की एक खास विशेषता है कि उन्होंने हिंदी को शास्त्रीय भाषा की कुर्सी से हटाया और जनता की भाषा की कुर्सी पर बैठा दिया। आम जन की भाषा बनी। और सर जैसा कि अभी आप कह रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात हमारे बीच अभी चल रही है और जब हिंदी की बात आती है तो चेहरे पे बड़ी खुशी और मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि ये हमारी भाषा है और हम इसे अपनी मानते हैं। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति पर जब हम बात करते हैं तो चूंकि डिजिटल दुनिया के आगमन के बाद से चीज़ें बहुत बदल गई हैं, ऐसे में आप डिजिटल क्षेत्र में हिंदी की क्या स्थिति देखते हैं और वो किस तरीके की है और वहाँ क्या भाषा उसी तरीके से समृद्ध नजर आती है जैसे कि पत्र पत्रिकाओं में नजर आती है? देखिए, हिंदी एक लचीली भाषा है, मतलब वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सख्त नहीं है, पानी की तरह है। पानी की तरह है। वो चीज़ों को मिलाती है, फेंकती है, अपने अंदर शामिल करती है, जिसको हटाना होता है उसको हटाती भी है। तो जब डिजिटल का युग आया तो मैं अखबार की भाषा में बात करूंगा, तो अखबारों ने अपने आप को उसके अनुसार बदला। कैसे बदला? आप देखिए, मैं कुछ अखबारों का उदाहरण दूंगा जी। एक अखबार ने अपने सोमवार के संस्करण को कर दिया कि नकारात्मक खबरें आज नहीं रहेंगी जी। उस अखबार का नाम लेना ठीक नहीं होगा, दूरदर्शन का कार्यक्रम है, लेकिन उसने कहा कि नो निगेटिव न्यूज। अंग्रेजी में वो लिखता है, हालांकि उसको लिखना चाहिए हिंदी में, लेकिन उसने लिखा कि हमारा जो सोमवार का संस्करण होगा वो नो निगेटिव न्यूज, कोई नकारात्मक खबरें नहीं होंगी। अब सोचिए, सिर्फ सकारात्मक खबरों की तलाश करने के लिए पत्रकारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, जहां नकारात्मक खबरें ही भरी होती हैं। इसी तरह से कई अखबारों ने अपने यहाँ युवाओं के लिए अलग पृष्ठ देने शुरू किए, लगभग सारे अखबारों ने। ये डिजिटल का प्रभाव था, क्योंकि डिजिटल पूरी तरह से युवा तकनीक है, एक अपनी बातों को कहने का एक अद्भुत माध्यम है जिसे सबसे ज्यादा युवाओं ने अपनाया। आप देखिए, एक और मैं उदाहरण दूंगा कि सारे अखबारों ने, जितने अखबार थे, सारे अखबारों ने अपने वेब संस्करण लॉन्च किए, ई पेपर लॉन्च किए। ये सारी चीजें डिजिटल के माध्यम के साथ, जिसको कहते हैं कदम ताल करना, उसके साथ कदम से कदम मिला के जो चलने का प्रयास किया हिंदी अखबारों ने, इसने हिंदी को और समृद्ध किया है। सर, पत्रकारिता की अगर हम बात करें और ख़ास करके हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो भाषाई शुद्धता कितनी ज़रूरी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, बचपन से लेकर अभी तक अगर आपको भाषा ठीक करनी है या भाषा अच्छी करनी है, दुरुस्त करनी है, तो लोग कहते थे अखबार पढ़िए। लेकिन भाषाई शुद्धता की जहाँ तक बात आती है तो वैसे में आप हिंदी पत्र पत्रिकाओं को कहाँ देखते हैं? आपकी चिंता पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि शुद्ध अखबारों में भाषा के लिहाज से और व्याकरण के लिहाज से जिस तरह से पहले शुद्धता के मानक थे और जितना काम किया जाता था, जितनी मेहनत की जाती थी, उतनी मेहनत भाषा और व्याकरण पर अब नहीं होते हैं। अब तो पहले पृष्ठ पर भी अनेक गलतियां देखी जाती हैं और कई बार कुफ्त होती है, कई बार खींच उठती है कि किस तरह की भाषा अखबार वाले प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आप जान लें कि पूरी तरह से शुद्धतावादी जो दृष्टिकोण होता है ना, वो नष्ट कर देता है चीज़ों को। तो चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा तो आग्रह ये है कि पत्रकारों से भी और जो लोग अखबारों में काम करते हैं, और पिछले 35 वर्षों तक जो मैंने सक्रिय पत्रकारिता की, कि पत्रकारों को नए शब्दों की तलाश करनी चाहिए और आप
थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको समानार्थक शब्द मिल जाएंगे। बिल्कुल। आप क्यों मीटिंग शब्द का प्रयोग करेंगे जब आपके लिए बैठक शब्द इतना बढ़िया शब्द आपके पास बैठक है। लेकिन हम देखते हैं कि आम तौर पर जीवन का प्रयोग, जहाँ जीवन शब्द लिखना है वहाँ, अब जिंदगी कितना प्यारा शब्द है और हम वहाँ लाइफ लिख देते हैं। तो अगर थोड़ा सा सतर्क रहे पत्रकार और जो डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं वो भी, तो हिंदी की शुद्धता पर बहुत आंच नहीं आएगी। और शुद्धता जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो भाषाई और व्याकरणिक रूप से जो गलतियां होती हैं उनसे बचा जा सकता है। और एक और उसका काम होगा कि चीन के एक बहुत बड़े कथाकार हुए थे लू शुन जी। तो लू शुन दुनिया में बहुत जाने माने लेखक थे, उनकी कई किताबों के दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुए। तो वे नए लेखकों के सम्मेलन में एक बार गए, तो नए लेखक थे, सब लोग चर्चित होना चाहते हैं। तो एक लेखक ने पूछा उनसे कि चर्चा में आने के लिए एक लेखक को क्या करना चाहिए। अच्छा। बार बार पूछ रहा था लू शुन से। तो लू शुन ने कहा कि देखो, उसका एक सूत्र है, अगर उस सूत्र पर अमल करोगे तो तुम भी चर्चित हो जाओगे। और 3 सूत्र हैं जी। तो उसने कहा क्या? और सारे लेखक बिल्कुल उत्तेजित हो गए कि अगर इस सूत्र पर काम करके आदमी चर्चित हो सके तो करना चाहिए। सर, हिंदी पत्रकारिता में अगर हम नौकरी की बात करें, अवसरों की बात करें, तो क्या अवसर आपको अब दिखते हैं? क्योंकि अंग्रेजियत इतनी हावी हो चुकी है और उसका दबाव तो है, हम माने या ना माने, लेकिन ऐसे में हिंदी में नौकरियां कितनी हैं और किस तरीके से लोग उसमें अच्छा कर सकते हैं या उसमें अपना एक करियर जो है वो आगे आने वाले समय में बना सकते हैं? ठीक बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मैं चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी है, जो लोग पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सलाह भी है। आप अगर ये समझते हैं कि अखबारों में नौकरी करके हम पत्रकारिता करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए जॉब का बहुत मतलब भविष्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब तो अखबारों के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी होने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध ने कहा है कि दुनिया में 2043 में आखिरी अखबार निकलेगा, और जो आखिरी अखबार निकलेगा उसके बंद होने की खबर देने के लिए कोई दूसरा अखबार नहीं होगा। लेकिन तब है कि पत्रकारिता में नए क्षेत्र आ रहे हैं काम करने के। जैसे अभी पटना में कुछ पत्रकारों ने अच्छा काम शुरू किया है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने एक क्रिएटिव राइटिंग का एक ग्रुप बनाया है। वो लोग क्या करते हैं कि जो डिजिटल माध्यम है, बहुत सारे जो व्यावसायिक संस्थान हैं उनके अपने वेबसाइट्स हैं, उनके अपने सोशल मीडिया पर उनके पेजेज हैं, लेकिन उनके पास लिखने का समय नहीं है और क्या लिखे उनको समझ में नहीं आता। तो ये जो पत्रकार हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे डील करते हैं कि आप हमें अपना लिखने का काम दीजिए और हमारा ये शुल्क होगा। आप ये समझ लें कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपना ये काम शुरू किया, और वो जिन पत्रकारों ने यह काम को शुरू किया था, आज उनके पास 12 से 15 लोग काम करने वाले हैं लोग, और सैलरी पर, वेतन पर वे लोग 3 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अच्छी, ये सिर्फ 5 महीने पहले की बात है। आपको एक और बात मैं बताऊं कि एक नया क्षेत्र आया है जहां आप बहुत काम कर सकते हैं। वो क्षेत्र है जो हॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं या विदेशों की फिल्में आ रही हैं, उनके अच्छे हिंदी अनुवादक नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि पटना के कई लड़के, पटना नहीं, छोटे छोटे शहरों के लड़के, बक्सर, दरभंगा, पूर्णिया, मुंबई में धुआंधार पैसा कमा रहे हैं सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों के संवाद स्थानीय भाषाओं में लिखकर। जी। आप हॉलीवुड की फिल्में अगर देखिए जो हिंदी में अनुदित होकर आती हैं, तो आप देखिए कि उनकी जो भाषा होती है बिल्कुल स्थानीय टच उनमें होता है। बिल्कुल, तभी तो हम उससे जुड़ भी पाते हैं। बिल्कुल। और हालत ये हो गई कि अब तो अंग्रेजी में उनको कोई देखना नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं कि स्थानीय भाषा में देखें। सर, ये जो पूरी हमारी जो बातचीत है वो हिंदी विषय पर है, और अभी जो युवा पत्रकार जो आ रहे हैं या जो हिंदी में काम करना चाहते हैं, जो हिंदी में अपना भविष्य देखते हैं, जिन्हें हिंदी से प्यार है, उनके लिए आप क्या कुछ बातें हैं जो कहना चाहेंगे, जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो हिंदी भाषा में काम कर रहे हो? तो बिल्कुल, सबसे पहले तो एक बहुत जिसको कहे कि खराब चीज़, आदत हम लोग के अंदर आई है कि हम लोगों ने हाथ से लिखना छोड़ दिया है। बिल्कुल।
तो हाथ से जब तक आप लिखना नहीं शुरू करेंगे, आपके अंदर नए शब्द और नए विचार नहीं आएंगे। आप याद करें, मतलब शायद आपने नहीं देखा हो, लेकिन हम लोगों ने जब अखबारों में काम शुरू किया था तो हम लोग हाथ से लिखते थे और एक खबर लिखने के लिए कम से कम 10 पृष्ठ फाड़ के फेंकते थे। हमें खुद संतोष नहीं होता था कि जो हम लिख रहे हैं वो अच्छा लिख रहे हैं। तो इतनी जो मेहनत हम करते थे अपनी कॉपी पर, इतनी मेहनत जो अपने लेखन पर करते थे, उसका असर ये होता था कि जब वो लिख कर जब वो सामने आता था तो हम लोग खुद चकित रह जाते थे। आज भी मैं अपने जब मैंने 1995 में सक्रिय पत्रकारिता शुरू की थी आज के साथ, तो आज भी उसकी कटिंग्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने ही लिखा था। तो एक बात है कि जब आप हाथ से लिखते हैं तो आप संपूर्ण होते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, दूसरी भाषाओं के शब्द लेने में, जब मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी में आप संपूर्ण बने, तो दूसरी भाषाओं के शब्द लेने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो आम जन के बोलचाल की भाषा है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप पत्रकारिता से इतर साहित्य खूब पढ़ें। मतलब सिर्फ पत्रकारिता का से, मतलब हम अमूमन देखते हैं कि जो पत्रकारिता, जब मैं जाता था पढ़ाने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, तो मैं देखता था कि लोग सिर्फ पत्रकारिता की चीजें पढ़ते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, निवेदन है मेरा, कि आप पत्रकारिता से इतर कथाकारों को पढ़िए, यात्रा वृतांत पढ़िए, रिपोर्टाज पढ़िए, मतलब जो भी पढ़ सकते हैं। और खासकर अगर आप अपनी भाषा को बहुत तीखा और तेवर वाला बनाना चाहते हैं तो 2 लेखकों को जरूर पढ़िए। एक श्रीलाल शुक्ल को पढ़िए, जिनका राग दरबारी जरूर पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु को जरूर पढ़िए अगर बिहार में पत्रकारिता में काम कर रहे हैं तो। या आज के लेखकों में ऋषिकेश सुलभ को पढ़िए, अवधेश प्रीत को पढ़िए, संतोष दीक्षित को पढ़िए, मतलब आज के लेखकों को भी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि समाज में क्या हो रहा है। और जो समाज में हो रहा है उसको तीखे ढंग से कहने, तेवर के साथ कहने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। सर, हम एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई पत्रकार है, कोई युवा है, पत्रकार है या युवा है, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ किताबें उसे ज़रूर पढ़नी चाहिए, कुछ चुनिंदा किताबें, 1-2 किताबें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो एक होमवर्क ज़रूर अपने साथ ले करके जाएँ जिसे वो पढ़े भी। कुछ 1-2 किताबें या 1-2 ऐसे कवि, लेखक जिनके नाम का अगर आप जिक्र करना चाहें। देखिए, अगर आप की रुचि साहित्य में है तो जैसा मैंने कहा, आप श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जरूर पढ़ें। अखिलेश का एक उपन्यास है निर्वासन, उसको जरूर पढ़ें। ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास है दाता पीर, अभी नया उपन्यास है, उसको जरूर पढ़ें। अवधेश प्रीत का उपन्यास है अशोक राजपथ और रुई में लिपटी आग, इसको जरूर पढ़ें। संतोष दीक्षित का उपन्यास है बैल की आंख, जरूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अपने आप को फैलाना चाहते हैं और अपना विस्तृत करना चाहते हैं तो आप कुछ पत्रिकाएं नियमित पढ़ें, जैसे हंस पढ़ें, परिकथा पढ़ें, वागर्त पढ़ें, तो आपकी भाषा समृद्ध होगी, आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी हाँ, तो लगातार पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, यही 3 चीज़ें अगर आप जीवन में अपने शामिल कर लेते हैं तो ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन हो जाएगी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप उसे हमारे ईमेल के पते पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए, पता है director.ddkpatna@gmail.com। तो अगली सुबह हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।